हेलो एवरीवन। आज 3 दिसंबर है और आज के करंट अफेयर्स की अगर आपको डेली पीडीएफ चाहिए, 2 पेजर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मंथली कंपाइलेशन चाहिए तो भी आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके उसको ले सकते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर अब एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड क्या चीज़ है कि ये 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। अब जैसा कि इसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एशियन कंट्रीज ही इसका पार्ट होंगी। एक्चुअली ये इंडो पैसिफिक में काम करता है, ठीक है। पर अगर कोई कंट्री इंडो पैसिफिक के बाहर की भी है तो वो भी इसका पार्ट हो सकती है। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ एशियन कंट्रीज ही इसका पार्ट होंगी, उसके बाहर की कंट्रीज भी इसका पार्ट हो सकती हैं। तो इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और 69 मेंबर्स इसके मेंबर हैं, जिसमें से 20 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि एशिया पैसिफिक के बाहर के मेंबर हैं। फिर अब इसकी वोटिंग राइट्स कैसे मिलती है, तो वोटिंग राइट्स का अगर जिसको ज़्यादा वोटिंग राइट्स चाहिए तो उसे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मतलब जितना ज़्यादा आप पैसा देंगे, जितना ज़्यादा आप कंट्रीब्यूशन करेंगे इस बैंक में, उतना ज़्यादा आपके वोट का वेटेज बढ़ेगा। जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा वोट का वेट। तो इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा शेयर जापान और यूएसए के पास है। दोनों के पास 15.6% शेयर है। फिर आता है चाइना जिसके पास 6.5% है। और फिर आता है इंडिया जिसके पास 6.3% शेयर हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। और इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए लोन भी लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। उन प्रोजेक्ट्स में जैसे आएगा आपका मुंबई मेट्रो आ जाएगा, फिर चेन्नई मेट्रो आ जाएगा, ठीक है। फिर अभी मुंबई में बन रहा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन एनहेंसमेंट प्रोग्राम, जिसमें क्या करते हैं, फार्मर्स को सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट पैसा ले रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। फिर जो इंदौर मेट्रो बन रही है उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग आ रही है। गुजरात में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की फंडिंग। फिर सिफ्ट प्रोजेक्ट की फंडिंग, इसमें सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते हैं। तो इस चीज़ की फंडिंग आती है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो ये था एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिगार्डिंग। और फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है श्रोडिंगर्स इकोनॉमी। अब श्रोडिंगर्स इकोनॉमी रिसेंटली इंडिया के कंटेक्स्ट में बोला गया है, ठीक है। तो अब इंडिया को श्रोडिंगर्स इकोनॉमी क्यों कहा गया, उससे पहले हम जानेंगे कि श्रोडिंगर्स कैट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो 1935 में एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्विन श्रोडिंगर। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट था, ऐसा सच में नहीं किया गया था, सिर्फ एक हाइपोथेसिस टाइप की थी। तो उन्होंने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर एक कैट ली, ठीक है। एक कैट है और पॉइजन है, ठीक। तो अब कैट उस पॉइजन को पी लेगी और मर जाएगी, ठीक है। ये एक केस बनता है, ये पहला केस ये बनता है। और दूसरा केस बनता है कि कैट उस पॉइजन को नहीं पिएगी और जिंदा रहेगी। ये दो सीन हो सकते हैं उस बॉक्स के अंदर। पर जो बॉक्स के बाहर है, अगर हम बॉक्स बंद करके उसे देख रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि बॉक्स के अंदर क्या हुआ है, कैट जिंदा है या कैट मर गई है। ये हमें पता नहीं है और ये हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम बॉक्स को ओपन करके नहीं देखेंगे। तो यही श्रोडिंगर की हाइपोथेसिस थी, जो कि सिंपल सा था कि क्वांटम वर्ल्ड में, ये पूरी एक्सपेरिमेंट क्वांटम वर्ल्ड के लिए की गई थी। और इसका कंक्लूजन क्या था कि जो क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल एक ही टाइम पे डीके भी होता है और डीके नहीं भी होता है। मतलब सुपर इम्पोजिशन, आपने पढ़ा होगा क्वांटम सुपर इम्पोजिशन। मतलब एक ही टाइम पे जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है, दोनों। जैसे बाइनरी में क्या होगा कि या तो जीरो होगा या तो वन होगा, लेकिन क्वांटम में जीरो और वन साइमल्टेनियसली हो सकता है। तो जब तक हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तब तक हमें ये कंफर्म नहीं रहेगा कि वो क्या है। जब हमने उसे अच्छे से देख लिया, मतलब अगर पार्टिकल दोनों स्टेट में है तो कैट भी जिंदा है और मरी भी हुई है, ठीक है, जब तक बॉक्स खोला नहीं गया है। अगर बॉक्स बंद है तो कैट क्या हो सकती है, जिंदा भी हो सकती है और मर भी सकती है। लेकिन जैसे ही बॉक्स खोला खोला जाएगा तो ये स्टेट कोलैप्स हो जाएगा, तो कैट या तो जिंदा रहेगी या तो मर जाएगी। ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो श्रोडिंगर ने कैट को कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया था, ठीक है। उसने समझाना था कि क्वांटम रूल्स मैक्रोस्कोपिक जो वर्ल्ड है उससे थोड़े से अलग होते हैं। तो जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है हमारा, न्यूटन की फिजिक्स जहाँ पे लगती है, वो क्वांटम फिजिक्स सेम नहीं होती है, वो रूल क्वांटम फिजिक्स में नहीं लगते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये क्वांटम थ्योरी की लिमिटेशंस और पैराडॉक्सेस को हाईलाइट करता था। तो यही सेम चीज इंडिया की इकोनॉमी के साथ भी हुई है।
तो अब इकोनॉमी में क्या किया गया है कि जो इंडिया की इकोनॉमी अभी अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि इंडिया का जो डेटा आया था उसमें बताया था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो क्वार्टर सेकंड है, उसमें बहुत ही तेजी से ग्रो हुई है और अराउंड 8% के आसपास उसकी ग्रोथ देखी गई है। तो जो हमारी रियल जीडीपी है वो बढ़ रही है, पर जो नॉमिनल जीडीपी है वो स्लो डाउन हो रही है। इसी चीज को कहा गया है कि श्रोडिंगर्स इकोनॉमी है, क्योंकि ये पैराडॉक्स शो कर रहा है, एक ही टाइम पे इकोनॉमी बूम भी कर रही है और वीकेंड भी हो रही है, इसीलिए इसको श्रोडिंगर्स इकोनॉमी कहा गया है। रियल जीडीपी 8.2% से इंक्रीज हुई और नॉमिनल जीडीपी 8.7% से। ये कम क्यों हुई? क्योंकि इसके पहले वाले क्वार्टर में ये थोड़ी सी ज्यादा थी, ये अराउंड 8.8 या 8.9% थी। तो रियल जीडीपी बढ़ी अपने पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन पर, नॉमिनल जीडीपी कम हो गई। तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि नॉमिनल जीडीपी है क्या? तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है कि ये टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री एट करंट प्राइस। तो नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे हम देखते हैं, ठीक। फिर जो रियल जीडीपी होती है वो इन्फ्लेशन पे एडजस्ट कर देते हैं, और प्राइस प्राइस कौन सी होती है? बेस ईयर की। इस पे बेस ईयर की प्राइस होती है और इस पे करंट प्राइस होती है, प्लस ये इन्फ्लेशन भी एडजस्टेड होता है इसमें। तो ये था डिफरेंस नॉमिनल और रियल जीडीपी का, और श्रोडिंगर्स कैट सॉरी श्रोडिंगर्स इकोनॉमी का। तो जो नेक्स्ट चीज है वो है रिवाइज्ड अर्थक्वेक डिजाइन कोड। अब रिवाइज्ड अर्थक्वेक डिजाइन कोड में क्या हम देखेंगे कि जो अर्थक्वेक का कोड बनाया गया था, जो कि इंडिया को पहले 5 सेस्मिक जोन्स में बांटता था, उसको रिवाइज करके अब इंडिया को हम 6 सेस्मिक जोन्स में बांटेंगे, जो कि छठा वाला होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा? हाईली रिस्क जोन का, सबसे हाईएस्ट रिस्क जोन होगा। तो अगर अब आपको अपने आंसर्स में या डिजास्टर मैनेजमेंट के आंसर्स में यूज करना है तो आप ये वाला मैप यूज करेंगे, जिसमें इंडिया को 6 सेस्मिक जोन्स में बांटा गया है। तो ये रही इस चीज से बात। फिर अगली चीज, ये मैप की एक कोड क्या बताता है कि इंडिया का जो 61% लैंड मास है वो मॉडरेट टू हाई हैजार्ड जोन में आता है, और जो 75% लोग हैं इंडिया के वो सेस्मिकली एक्टिव रीजन्स में रहते हैं। मतलब सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जो लोग अर्थक्वेक का खतरा महसूस नहीं करेंगे, वो लोग अर्थक्वेक सेफ जोन में रह रहे हैं। 75% लोगों के ऊपर खतरा है। फिर एक चीज और है कि अगर कोई टाउन है या कोई सेटलमेंट है जो बाउंड्री पे आती है दो सेस्मिक जोन्स में, मतलब सेस्मिक जोन 1 और सेस्मिक जोन 2 के बाउंड्री पे अगर कोई टाउन है, तो उसको ऑटोमेटिकली हाई रिस्क जोन में डाल दिया जाएगा, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी उसको लेके कि उसको 1 में डालें या 2 में डालें या 2 में डालें या 3 में डालें। अगर बाउंड्री पे है तो उसको अपने आप हाई रिस्क जोन में डाल दिया जाएगा। अब इसके लिए मेथोडोलॉजी कौन सी यूज की गई है? तो इसके लिए प्रोबेबिलिस्टिक सेस्मिक हैजार्ड असेसमेंट का इस्तेमाल किया गया है इस कोड को तैयार करने के लिए। और कोड पब्लिश किसने किया है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसने ये कोड पब्लिश किया है। फिर अब आते हैं कि अर्थक्वेक होता क्यों है। तो जब प्लेट्स मूव करती हैं तो उनके बीच में, जैसे अर्थ हमारी प्लेट्स से बनी हुई है, ठीक, जो जब प्लेट्स मूव करेंगी तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, ठीक। तो ये जो फ्रिक्शन की वजह से प्लेट्स अटक जाती हैं लेकिन मूवमेंट नहीं रुकता है। तो ये मूवमेंट प्रेशर को रॉक लेयर्स में स्टोर करता रहता है। तो इमेजिन करो कि एक रबर बैंड को खींचा जा रहा है कोई, ठीक है, और एक पॉइंट पे आकर के उसे छोड़ दिया गया। तो वैसा ही प्लेट्स के साथ भी कुछ होता है। जब प्रेशर रॉक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाता है तो रॉक लेयर्स ब्रेक हो जाती हैं। ये ब्रेक होता है अर्थ के अंदर, यानी एक लाइन पर, जिससे जिसे फॉल्ट लाइन बोलते हैं। इससे सडन ब्रेकिंग से जो एनर्जी रिलीज होती है वही अर्थक्वेक बन जाती है। अब इसमें दो टर्म आता है, एक फोकस, ठीक है, और एक एपीसेंटर, ठीक। अब फोकस क्या होता है? फोकस वो होता है अर्थ के अंदर वो एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे ब्रेक हुआ। और एपीसेंटर क्या होता है? फोकस के बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट सरफेस पर, ठीक है, वो होता है एपीसेंटर। जैसे अर्थ के अंदर यहाँ पे वो प्लेट्स ब्रेक हुई हैं तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, तो ये हो गया आपका फोकस, ठीक है। इसके ऊपर जस्ट जो सबसे सरफेस पे पॉइंट होगा जहाँ पे ये एनर्जी सबसे पहले पहुंचेगी वो हो जाएगा एपीसेंटर, ठीक। तो ये था फोकस और एपीसेंटर। फिर अब कौन कौन सी वेव्स होती हैं अर्थक्वेक में? तो पी वेव है, ठीक है, एस वेव है और सरफेस वेव है, ठीक। अब पी वेव क्या है? पी वेव बहुत ही फास्ट चलती है, और एस वेव क्या होती है? एस वेव थोड़ी सी स्लो चलती है, और जो सरफेस वो वेव होती है वो सरफेस पे होती है, और सबसे ज्यादा ही डिस्ट्रक्शन यही लोग
कॉज करती हैं। तो ये थी कुछ चीजें अर्थक्वेक और इस कोड से रिलेटेड। जो अगला है वो है वर्ल्ड एड्स डे। तो अब जो वर्ल्ड एड्स डे है ये कब सेलिब्रेट होता है? ये सेलिब्रेट होता है 1 दिसंबर को, और इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। और तो फिर अगली चीज क्या है कि एचआईवी के बारे में है कुछ। तो एचआईवी का जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जैसे नाम से ही लग रहा है इम्यूनो डेफिशिएंसी, तो इम्यून की डेफिशिएंसी होगी तो ये वायरस हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करता है। क्यों वीक करता है? क्योंकि ये CD4 सेल्स जो होती हैं, जो CD4 टी lymphocytes होती हैं, उनको इन्फेक्शन से लड़ने में जो हेल्प करती हैं, हमें ये इन्फेक्शन से लड़ने में हमें हेल्प करती हैं, इनको वीक कर देता है ये वायरस। जितने कम CD4 सेल्स होंगे उतना बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने में मुश्किल होगी। और इससे फिर आगे निकल के आता है एड्स। और एड्स का क्या फुल फॉर्म है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स जो है वो एचआईवी का सबसे एडवांस स्टेज होता है। जब एचआईवी आपकी बॉडी में, किसी के भी बॉडी में बहुत ही ज्यादा एडवांस स्टेज पे पहुंच जाती है तो वो एड्स बन जाती है। हम्म। तो एड्स में एच जो एड्स तब होगा जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका हो ऑलरेडी। तो अब एचआईवी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ट्रांसमिट होता है, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इसमें ट्रांसमिट हो सकता है। अगर किसी पर्सन जिसको एचआईवी है वो वाली निडल किसी और पर्सन को लगा दी गई तो भी एचआईवी फैल सकता है। इन्फेक्टेड ब्लड से फैल सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मदर टू चाइल्ड में भी फैल सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। अब इसका इलाज क्या है? एचआईवी का कंप्लीट क्योर तो अभी तक मिला नहीं है या खोजा नहीं गया है। लेकिन जो एआरटी थेरेपी होती है, मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मेडिसिन, से एचआईवी को कंट्रोल किया जा सकता है, इलाज नहीं है। एआरटी से क्या करते हैं, वायरस का जो लेवल बहुत कम हो जाता है, जो एआरटी खाएंगे तो वायरस के लेवल को वो शरीर में कम कर देगा, तो पर्सन हेल्दी लाइफ जी सकता है, पर क्योर नहीं हो सकता। वायरस का स्प्रेड भी स्टॉप हो जाता है। ठीक। तो ये चीजें थी कुछ एचआईवी से रिलेटेड। बाकी इंडिया में क्या है एचआईवी का? तो इंडिया में अराउंड 2.5 मिलियन लोगों को एचआईवी है। पर इस चीज को लेकर के अभी इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि जो नए केसेस हैं उनमें 48.7% की गिरावट देखने को मिली है, और एड्स रिलेटेड डेथ में अराउंड 80% गिरावट देखने को मिली है। तो ये काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट है इंडिया के केस में इस चीज को लेकर के। फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो उसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि NACP फेज 4। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका एम है कि एड्स को 2030 तक एलिमिनेट कर देना है एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट फ्रॉम इंडिया। फिर एक 95 95 95 टारगेट है। आपको ध्यान रखना है कि ये चीज कहीं भी आए तो ये एचआईवी एड्स से रिलेटेड होगी। ठीक। इसमें टारगेट है कि 95% ऑफ पीपल एचआईवी को अपना स्टेटस पता रहेगा, 94% लोग डायग्नोस्ड इंडिविजुअल होंगे। जितने भी डायग्नोस्ड हैं उनमें से कम 95% को तो हम एआरटी में लेकर के आएंगे, उनको थेरेपी देंगे। और जितने लोग को थेरेपी दी जा रही है उतने में से हमें रिजल्ट चाहिए 95% की, 95% का वायरल सप्रेशन होना चाहिए। तो ये टारगेट अगर कहीं पे आए तो ये एचआईवी एड्स से रिलेटेड है। फिर है एक मिशन संपर्क। तो इसका क्या मतलब है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो लोग एचआईवी के लिए पॉजिटिव हुए थे और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया पर फिर बीच में ट्रीटमेंट छोड़ दिया, तो ये उन्हें वापस से ट्रीटमेंट के लिए लेकर के आएगा। फिर एचआईवी एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट में डिस्क्रिमिनेशन, इनसे रोका जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी बताई जाएगी, अगर कोई इससे पॉजिटिव पाया जाता है तो लीगल प्रोटेक्शन भी इन्हें मिलेगी। ये सब टाइप की चीजें थी इसमें। फिर जो नेक्स्ट चीज है वो है संचार साथी ऐप। तो अभी रिसेंट में क्या न्यूज आई है कि गवर्नमेंट सारे मोबाइल फोन्स में, आने वाले टाइम में सारे मोबाइल फोन्स में एक संचार साथी ऐप इंस्टॉल करने वाला है, जो कि प्री इंस्टॉल्ड आएंगे फोन में पहले से ही। और जो पहले से फोन में कुछ इनबिल्ट एप्स होते हैं उनकी तरह आप इन्हें डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। तो हम देखेंगे कि संचार साथी ऐप है क्या। ठीक। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, मोबाइल यूजर्स के प्रोटेक्शन के लिए। आप इस ऐप में जा करके क्या कर सकते हैं, अपने जो वो है अपना मोबाइल नंबर है उसमें देख सकते हैं कि कितने लोग आपका मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं, और कितने मोबाइल कनेक्शंस मिले हैं आपके नंबर आपके नाम पे, और कितने लोग ने
मतलब अगर आपका मोबाइल फ़ोन लॉस्ट हो गया है तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक। फिर डिस्कनेक्शन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर मोबाइल डिवाइस जेन्युइन काउंटरफिट ईएमआई, अगर आपकी मोबाइल नंबर का ईएमआई, मोबाइल फ़ोन का ईएमआई यूज़ करके कोई और तो नहीं चला रहा है उस नंबर को, साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। आधार बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम, इन सब टाइप की चीज़ें हैं जो मेनली सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ताकि साइबर फ्रॉड आपके साथ ना हो पाए। तो ये था आज का न्यूज़, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। थैंक यू।